सभी को नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं को प्रथम उपाधि पूर्व कक्षा में हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं अनंतराम नायक आज आपके सामने हिंदी सेतुबंध भाग 1 को लेकर उपस्थित हूं। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि शुरुआत में कि वर्णों के बिना आप हिंदी बिल्कुल ठीक नहीं सीख सकते। अभी कि जो पहले हम देख लेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, लेकिन कि आप कहीं भी जो देख लीजिएगा कि हिंदी के लिए सेतुबंध की कमी है। आप सभी जानते होंगे कि 10वीं से प्रथम उपाधि पूर्व कक्षा में दाखिल होते ही या फर्स्ट प्री यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही कि आपके लिए एक सेतुबंध की आवश्यकता की जो महसूस मुझे लगी, इसलिए कि आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी कि पहले देख लीजिएगा कि भाषा किसे कहते हैं। कहा जाता है भाषा बहता नीर है। लोकोक्ति में कही गई है कि 4 कोस में पानी बदलता है, 8 कोस में भाषा। तो भाषा किसे कही जाती है, किसे भाषा कहते हैं? कि मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। अतः मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है भाषा। भाषा बहुत तरीके से सीखी जा सकती है। जैसे एक जो है श्रवण, जिसे और एक शब्द में सुनना कहा जाता है, या अंग्रेजी में लिजनिंग स्किल कहा जाता है, लिजनिंग कहा जाता है। मनुष्य की जो सुनने के द्वारा भाषा को सीख सकता है, जिसे श्रवण कहा जाता है। और दूसरा जो है कथन। कथन का मतलब है कहना या बोलना, स्पीकिंग स्किल कहा जाता है। मनुष्य की कथन या जो बातें करने के द्वारा भाषा को सीख सकता है। और तीसरा जो है कि पठन का मतलब है पढ़ना, या अंग्रेजी में रीडिंग कहा जाता है। पढ़ने के द्वारा मनुष्य भाषा को सीख सकता है। और चौथा जो है लेखन या लिखना कहा जाता है, जिसे राइटिंग स्किल या राइटिंग कहा जाता है अंग्रेजी में। और 5वां जो है व्याकरणिक विश्लेषण। व्याकरणिक विश्लेषण का मतलब है व्याकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना। अतः अंग्रेजी में उसे ग्रामेटिकल एनालिसिस कहा जाता है। व्याकरण साध्य नहीं है, वो साधन है। भाषा सीखने के लिए एक साधन मात्र व्याकरण है। इनके द्वारा हम शुद्ध हिंदी जो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके लिए व्याकरण की आवश्यकता है। व्याकरण वो सीढ़ी है या स्टेप्स है जिसके द्वारा हम शुद्ध हिंदी या शुद्ध भाषा बोल सकते हैं। व्याकरण के बिना शुद्धता बिल्कुल नहीं आ सकती, इसीलिए व्याकरण की बहुत आवश्यकता है। यह जो व्याकरण का महत्व है। और उसके बाद हम देख लेंगे हिंदी भाषा और लिपि। हिंदी भाषा, हिंदी का नाम आपने सुना होगा कि आप सभी जानते होंगे कि हिंदी का सफर एकदम लंबा है। संस्कृत और प्राकृत से लेकर पश्चिमी हिंदी और पूर्व हिंदी तक जो हिंदी का एक लंबा सफर है, इसके बीच हिंदी के बहुत सारे नाम भी आ गए हैं। जैसे हिंदी को हिंदवी कहा जाता है, हिंदई कहा जाता है, या नागरी भी कहा जाता है। उसके साथ साथ कि लल्लू जी लाल ने प्रेम सागर नामक ग्रंथ में 1804 ईस्वी में कि हिंदी का नाम पहली बार दे दिया खड़ी बोली। खड़ी बोली जो कि आधुनिक हिंदी के लिए एक अलग नाम है कि खड़ी बोली का अर्थ भी हिंदी ही है। कई लोग प्रादेशिक भिन्नता के अनुसार उसका नाम जो है कि खरी बोली कर चुके हैं। खरी बोली का अर्थ भी
खड़ी बोली है, जो हिंदी का और एक नाम है, अतः नागरी कहा जाता है, हिंदी कही जाती है, या कि जो खड़ी बोली भी जो कहा करते हैं। और हिंदी की महत्ता क्या है? आप सभी हिंदी छात्र और छात्राएं हैं कि हिंदी में जो पढ़ाई करने पर आपको बहुत सारे लाभ है। भविष्य में अच्छी नौकरियां मिल सकती है, स्पर्धात्मक परीक्षा में आप भाग ले सकते हैं, या कि जो रेलवे में हो या बैंकिंग में हो नौकरियां मिल सकती है। समझ लीजिएगा कि कोई एक दक्षिण भारत का जो व्यक्ति उत्तर भारत चला गया हो और कि जो वो हिंदी जानता हो, तो उसे कि उत्तर भारत में जाकर काम चलाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर वही दक्षिण भारतीय व्यक्ति जो कि दक्षिण भारत की भाषा ही जानता हो, उत्तर भारत की भाषा बिल्कुल नहीं जानता हो, तो उसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा या विपदाएं झेलनी पड़ेगी, मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। अतः कि हिंदी सीखना बहुत आवश्यक है। या समझ लीजिएगा कि उत्तर भारत का कोई एक व्यक्ति अगर दक्षिण भारत आ गया हो तो हिंदी तो जानता है, तो किसी प्रकार काम चला सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग सभी हिंदी जानते होंगे, काम चलाओ हिंदी जानते होंगे। समझ लीजिएगा कि दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है, अगर उत्तर भारत का व्यक्ति जो हिंदी के सिवाय और कोई भाषा बोल नहीं सकता, तब वो जो है दिक्कतों का सामना करेगा। अतः कि यहां आकर वो अपना कोई काम नहीं कर सकता है दक्षिण भारत में आकर। इसीलिए कि जो है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब दक्षिण भारत चले आते हैं कोई उत्तर भारतीय व्यक्ति, यहां तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो या मलयालम हो, इस प्रकार की जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अतः यहां हिंदी बोलने वाले लोग भी है, आसानी से वो अपना व्यवहार जो है कर सकता है, अपना काम चला सकता है। कोई अगर उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत आ गया हो। और विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या अव्वल दर्जे में है। 2012 में डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी के द्वारा किए गए शोध कार्य में यह साबित हो चुका है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है भाषा जो बोलने वाले उनकी संख्या जो कि वो हिंदी है, जो कि ना ही मंदारिन या चीना की है, जो कि इसमें उर्दू और हिंदी दोनों को शामिल किया गया है, तभी अव्वल दर्जे में हिंदी आ जाती है। हिंदी की सिर्फ इतनी ही महत्ता नहीं है। आप सभी जानते होंगे कि हिंदी पूरे देश की एक ऐसी भाषा है जो पूरे लोगों को एक सूत्र में बांध लेती है, जिसे कहा जाता है एकता। दोस्तों में जिस प्रकार आप अपनी एकता को बरतेंगे या परिवार में जिस प्रकार एकता की सख्त आवश्यकता है, उसी प्रकार पूरे देश की एकता को जो बनाए रखने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो हिंदी उस अभाव को जो पूरा कर सकती है। अतः हिंदी भाषा की यही अहमियत है कि जो एकता को बनाए रखने में हिंदी काम आ जाती है। जिस प्रकार राष्ट्रीय जो पक्षी एक है, राष्ट्रीय प्राणी एक है, राष्ट्रीय फल एक है, उसी प्रकार एक राष्ट्र भाषा पूरे देश में काम चलाओ के लिए अगर प्रयोग में लाते रहे, तो जो पूरे लोगों को एक सूत्र में, एक धागे में हम पिरो सकते हैं कि वो काम हिंदी भाषा करेगी, जिसे कहा जाता है एकता। एकता शब्द आते ही मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अब जानते होंगे कि धर्मराज का नाम सुना होगा कि एक बार धर्मराज की स्वर्ग और नरक के दौरे के लिए चले गए थे। पहले नरक चले जाते हैं तो वहां देखते हैं बहुत सारे लोग जो कि एकदम उदास थे, चेहरे उतर गए थे, चेहरे फीके थे, बहुत दुखी थे और कृषक आए थे। और कि जो देखा धर्मराज ने कि रसोई घर में या किचन रूम में और उसके साथ साथ मेज पर बहुत सारा जो खाना, तरह तरह का भोजन सजाया गया था, लेकिन वे खा नहीं सकते थे क्योंकि उनके हाथों पर लंबे लंबे चम्मच और बड़े बड़े चम्मच बांधे गए थे, जो उनके अपने हाथों से वे खा नहीं सकते हैं क्योंकि उनका हाथ उनके मुंह तक बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। अभी कि धर्मराज सीधे स्वर्ग जो पधारे, स्वर्ग में देखा कि लोग
बहुत दष्टपुष्ट है, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन वहां भी रसोई घर में तरह तरह का खाना और तरह तरह का भोजन सजाया गया था और लोग हंसी खुशी थे, लोग एकदम प्रसन्न थे कि देखते हैं धर्मराज कि उनके हाथों पर भी लंबे लंबे चमच बांधे गए थे, बड़े बड़े चमच बांधे गए थे। लेकिन अभी धर्मराज को यह रहस्य पता चल गया कि इसका राज क्या है, रहस्य क्या है, कि उन्होंने देखा स्वर्ग में लोग एक दूसरे को खिला रहे थे, खुद नहीं खा रहे थे, क्योंकि चम्मच दूसरों के मुंह तक चले जाते हैं, अपने मुंह तक बिल्कुल नहीं आ जाते हैं। यही राज है कि नरक में कि जो दूसरों को बिल्कुल नहीं खिला रहे थे क्योंकि वे एक दूसरे से जल रहे थे, वही स्वर्ग में सभी मिलजुल कर रहा करते थे, एकता में जी रहे थे। वही एकता है जो यहाँ आ जाती है। उसी एकता की सख्त भारत के जैसे देश के लिए जरूरत है, अतः कि वो भाव जो कि हिंदी पूरा कर लेगी, अतः हिंदी एकता को जो बरतने में सक्षम है, यही उसकी अहमियत है, यही उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप सभी जानते होंगे कि हिंदी की लिपि क्या है, कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। लेकिन इसके पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि लिपि का अर्थ क्या है। भाषा की मूल ध्वनियों को, भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्ह या संकेत को लिपि कहा जाता है। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले जो चिन्ह हैं, जो संकेत हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। जो कि हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, जिसका जन्म भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से जन्म हो चुका है। अतः कि उसके बाद देख लीजिएगा हिंदी भाषा की ध्वनियां और वर्णमालाएं। ध्वनि अर्थात वर्णमाला ही है कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा करते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा करते हैं। कि हिंदी में कि 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। संख्या को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो 1 से 100 तक संख्याओं को जो है जानना बहुत आवश्यक है। कि अभी कि स्वर किसे कहा जाता है, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाता है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाता है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी में कितने स्वर है देख लीजिएगा, हिंदी में 11 स्वर है। जैसे आ, ई, ई, उ, र, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार हिंदी में 11 स्वर है। आप पूछ सकते हैं कि जो अनुस्वार या अनुनासिक और इसके साथ साथ विसर्ग भी है, जो उसका पुनरावर्तन है वो सिर्फ चिन्ह है जो कि स्वर नहीं है। कि जैसे अनुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार सिर्फ बिंदी डाली गई तो उसे अनुस्वार कहा जाता है, चंद्र बिंदी डाली गई हो तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। और आ के बाद अगर 2 इस प्रकार के जो है चिन्ह लगाए गए तो उसे विसर्ग चिन्ह कहा जाता है। अनुस्वार सिर्फ एक डॉट लगाया जाता है जो कुछ ही शब्दों में उसका जो प्रयोग होता है, जैसे संवाद, हंस या जो है कि संरक्षा, इस प्रकार के शब्दों में कि जो है सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होता है। और ऊपर चंद्र बिंदी जिसे अनुनासिक कहा जाता है कि नासिका और मुंह दोनों के द्वारा जिसका उच्चारण किया जाता है अनुनासिक कहा जाता है। जैसे हंसना, हंसना ऊपर चंद्र बिंदी लगाई जाती है जो कि अनुनासिक कहा जाता है। रंगना या दांत या आंख, ये सभी शब्द जिसके ऊपर अनुनासिक या जो कि चंद्र बिंदी लगाई जाती है, जो कि अनुस्वार है, अनुनासिक है और विसर्ग है, कि ये सभी चिन्ह है जिसे सिंबल कहा जाता है। अभी स्वरों में 2 प्रकार के स्वर है, एक ह्रस्व स्वर है और दूसरा दीर्घ है।
ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा काल लगता है। काल का मतलब है समय। जिन स्वरों के उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा काल या एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व कहा जाता है। जैसे कि अ, इ, उ और ऋ, ये जो चार जो है ह्रस्व स्वर है। और इसी प्रकार जो दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ह्रस्व का उच्चारण के लिए, ह्रस्व के उच्चारण के लिए जितना समय लगता है उससे दुगना स्वर जो है कि वो जो है दुगना काल या मात्रा का समय जो है वो दीर्घ में लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ कि इनमें कि ह्रस्व के लिए जितना जो उच्चारण के लिए जितना समय लगता है ह्रस्व में कि उससे भी ज्यादा जो है समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और उसके बाद देख लीजिएगा कि व्यंजन है। व्यंजन किसे कहा करते हैं कि स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता, स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में 33 व्यंजन है। जैसे कि क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इस प्रकार 33 व्यंजन है। कई लोग शब्दज्ञ को व्यंजन मानते हैं लेकिन वो व्यंजन संयुक्त व्यंजन है जिसमें दो दो व्यंजन लगाए गए हैं जो कि व्यंजनों के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आ जाते। जैसेक्षा में क और शा दो व्यंजन हैक्षा। उसी प्रकार त्रा में त और रा दो व्यंजन है। उसी प्रकार ज्ञा में ज और ञा दो व्यंजन है। क्षत्रज्ञ दो व्यंजन है। अतः कि उसमें उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अभी कि जो आपने आज की कक्षा में देखा कि भाषा किसे कही जाती है या कि जो है हिंदी भाषा उसके महत्व, हिंदी भाषा की लिपि और उसके साथ साथ कि जो वर्णमाला में ह्रस्व और जो दीर्घ और उसके साथ साथ स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ और उसके साथ साथ व्यंजनों की संख्या को आपने देखा। अभी कि आपके सामने कुछ श्रुतलेख है। श्रुतलेख का मतलब है डिक्टेशन, लेकिन ये सभी अशुद्ध है, शुद्ध रूप से नहीं लिखे गए हैं कि शुद्ध रूप से वर्तनियों की गलती के बिना शुद्ध हिंदी लिखना बहुत आवश्यक है। वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग। वर्तनियों की गलती के बिना शुद्ध हिंदी लिखना बहुत आवश्यक है। तो सेतुबंध भाग 1 में आपके लिए एक गृह कार्य है, यह होमवर्क है कि जो आपको शुद्ध शब्दों को लिखना होगा। ये जो शब्द जो गलत लिखे गए हैं उन्हें शुद्ध करना होगा। जैसे एक शब्द जो है हिंदी, कई लोग जो है कि जो हिंदी अंग्रेजी में लिखते समय में भी HIND लिखा करते हैं जो कि वो गलत है। शुद्ध हिंदी में कि जो है इस प्रकार कई लोग लिखते हैं HINDI, ये हिंदी है। अतः हिंदी में भी लिखते समय कई लोग इस प्रकार की गलती किया करते हैं। आपको ठीक रूप से लिखना होगा। पहला शब्द हिंदी और उसके बाद मति, उसके बाद जो है कि गति आपको लिखना होगा क्योंकि नोट में लिखना होगा कि जो मुझे दिखाना होगा इसे कि गति इधर, सृष्टि, प्रिय, अर्पण, उत्पत्ति, संतति, राजनीति, नदी, सखी, देहली, श्रीमती, स्त्री, दुर्दशा, बहुत, साधु, दर्शन, विद्वान, परीक्षा, हर्ष, चातुर्यता, पूजनीय, सौंदर्यता, कारण, प्रभु, विशेष, संख्या, पूज्य,
दूध, ऋषि, तृण, ये पूरे के पूरे शब्द जो गलत लिखे हुए हैं, इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना होगा और दिखाना होगा। हिंदी बिना गलती के लिखना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ आपके लिए और एक गृह कार्य आज दे देता हूं, वाक्य शुद्ध कीजिए। कुछ वाक्य दे देता हूं, आपको शुद्ध करना होगा कि जो पहला जो वाक्य लिखिएगा, हवा तेज चलता है। पहला वाक्य लिखिएगा, हवा तेज चलता है। वाक्य शुद्ध करना है। ये जो पूरे के पूरे वाक्य गलत है, इन्हें शुद्ध करके लिखना होगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। पहला वाक्य जो है, हवा तेज चलता है। दूसरा वाक्य लिखिएगा, बंदर पेड़ में बैठा है। बंदर पेड़ में बैठा है। और तीसरा वाक्य लिखिएगा, शाम यह काम किया। शाम यह काम किया। और तीसरा वाक्य लिखिएगा कि शिवाजी की चारों ओर भक्त खड़े थे। शिवाजी की चारों ओर भक्त खड़े थे। और चौथा, शायद पांचवा वाक्य है कि वे एकटक देखता रहा। वे एकटक देखता रहा। उसके बाद और एक वाक्य लिखिएगा, आप यहां जल्दी आओ। आप यहां जल्दी आओ। और उसके बाद और एक वाक्य लिखिएगा, रहमान ने रोटी खाया। रहमान ने रोटी खाया। और उसके बाद और एक लिखिएगा कि मेरे सिर में बाल है। मेरे सिर में बाल है। और एक वाक्य लिखिएगा कि राम ने सोया। राम ने सोया। और एक वाक्य लिखिएगा, गाय दूध देता है। गाय दूध देता है। कि शायद मुझे लगता है कि 10 वाक्य समाप्त हो गए हैं। ये आज के लिए है, जो कि हिंदी सेतुबंध भाग 1 में है। इसका पूरा का पूरी जो कि टिप्पणी आपको लिखना होगा। और उसके साथ साथ कि जो होमवर्क या गृह कार्य भी जो समाप्त कर देना होगा, जो कि वाक्य शुद्ध करने के लिए दे दिए गए हैं, उसे भी समाप्त कर दीजिएगा। जाने के पहले कि एक शायरी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। खुदी कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले। खुदी कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कि आप अपने तकदीर को बदल सकते हैं। जो भाग्य की रेखा आपके जो माथे पर लिखी हुई है, उसे आप चाहे तो बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है पढ़ाई करनी होगी, परिश्रम करना होगा, या कि जो है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पढ़ाई ज्यादा किया करते हैं, ज्यादा उन्नति प्राप्त किया करते हैं, आप अपने भाग्य की रेखा को बदलते हैं, तब खुद भगवान आकर आपको जो पूछना चाहिए था, या पूछना चाहिए कि बंदे ये क्या कर रहे हो, जो कि मेरे भाग्य की रेखा बदलने जा रहे हो। यही जो है कि आपका कर्तव्य या फर्ज होना चाहिए कि आप अपनी भाग्य की रेखा को बदले। आप परिश्रम करें, उन्नति को जो प्राप्त करें। सभी को नमस्कार।